नमस्कार। सीईसी गुरुकुल लाइव लेक्चर श्रृंखला, इस श्रृंखला के अंतर्गत आज हम प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति के साथ हिंदी का एक बहुत ही प्रासंगिक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेकर उपस्थित हैं। विषय है हिंदी पत्रकारिता का उद्भव और भारतेंदु हरिश्चंद्र। हम जानते हैं कि हिंदी का जो आधुनिक काल है, उस आधुनिक काल के प्रथम प्रणेता हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। हिंदी पत्रकारिता का उद्भव काल भी यही काल है। इससे पहले क्या हिंदी का विकास, हिंदी की विकास यात्रा वह कविता की विकास यात्रा रही है, किंतु आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है। गद्य काल में अनेक विधाएं काव्य से इतर, काव्य से अलग हिंदी में उपस्थित हुई। उनमें हिंदी पत्रकारिता का भी जन्म हुआ और इसी युग से हिंदी पत्रकारिता विकसित होते होते आज जिस मुकाम तक, जिस लक्ष्य तक पहुंची है, हम देख सकते हैं कि वह अब सूचना प्रौद्योगिकी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। हिंदी पत्रकारिता का प्रारंभ यदि हम भारतेंदु युग से माने तो हम कह सकते हैं कि आधुनिक हिंदी साहित्य के शिखर, स्तंभ एवं विलक्षण व्यक्तित्व, कृतित्व के प्रतिमान भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। उन्होंने स्वयं तो हिंदी की अनेक विधाओं में प्रचुर मात्रा में साहित्य का सृजन किया। अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से अपने युगीन मित्रों को भी साहित्य सृजन के लिए प्रेरित किया। अतः इस समूह को भारतेंदु मंडल के नाम से जाना गया। भारतेंदु ने अपने युग में ब्रजभाषा लेखन की जो सुदीर्घ परंपरा उपलब्ध थी, उसका निर्वाह तो किया ही, साथ साथ खड़ी बोली हिंदी में लेखन की एक सुदीर्घ पहल, एक सशक्त पहल करते हुए उसे एक नई दिशा, उसे एक नए आयाम से जोड़ा। भारतेंदु मंडल, उस मंडल में साहित्यकारों का समूह, इन सबको यदि हम दृष्टि में रखें तो उल्लेखनीय साहित्यकारों में प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्ण दास, अंबिका दत्त व्यास, ये 7 महत्वपूर्ण रचनाकार जो भारतेंदु मंडल के नाम से जाने गए। भारतेंदु ने अपने युगीन इन रचनाकारों, साहित्यकारों को गद्य की अनेक विधाओं में लेखन के लिए प्रेरित किया, उनका मार्गदर्शन किया। खड़ी बोली हिंदी के माध्यम से तमाम हिंदी की गद्यात्मक, पद्यात्मक रचनाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। इन समस्त साहित्यकारों ने हिंदी साहित्य की अनेक विधाओं में अपनी लेखनी का कौशल बिखेरते हुए हिंदी साहित्य के विकास में, हिंदी पत्रकारिता के विकास में, हिंदी नाटक, हिंदी उपन्यास, हिंदी कहानी और यहाँ तक के हिंदी अनुवाद, इन सब में महत्वपूर्ण योगदान किया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रतिष्ठित समालोचक, निबंधकार, इतिहासकार माने जाते हैं। उन्होंने लिखा कि भारतेंदु का पूर्ववर्ती काव्य साहित्य संतों की कुटिया से निकलकर राजाओं और रईसों के दरबार में पहुंच गया था। उन्होंने एक तरफ तो काव्य को
फिर से भक्ति की पवित्र मंदाकिनी में स्नान कराया और दूसरी तरफ उसे दरबारीपन से निकालकर लोक जीवन के आमने सामने खड़ा कर दिया। भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व का प्रभाव यह था कि समस्त भारतेंदु युगीन मंडल के सदस्यों ने अपना सर्वस्व साहित्य क्षेत्र में प्रदेय के रूप में प्रस्तुत किया और बहुत सी नवीन विधाओं के लेखन से अपने आप को जोड़ दिया। एक प्रमुख कारण यह भी रहा, जिसकी ओर संकेत हिंदी के प्रसिद्ध समालोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा करते हैं। भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि वह भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न रहकर उसमें सुधार भी चाहता है। वह केवल राजनीतिक स्वाधीनता का साहित्य न होकर मनुष्य की एकता, समानता और भाईचारे का भी साहित्य है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसी बात को आगे बढ़ाते हुए फिर से यह भी कहा कि भारतेंदु स्वदेशी आंदोलन के ही अग्रदूत नहीं थे, वे समाज सुधारकों में भी प्रमुख थे। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, विदेश यात्रा, स्वातंत्र चेतना आदि के वो समर्थक भी थे। भारतेंदु मंडल के बहुत से प्रसिद्ध कवि हमारे सामने आते हैं। उनमें बालकृष्ण भट्ट विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट ने एक कवि के रूप में अपनी भूमिका निभाते हुए एक संपादक के रूप में भी अपनी उल्लेखनीय भूमिका का परिचय दिया। हिंदी प्रदीप उन्हीं के द्वारा संपादित एक महत्वपूर्ण पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु मंडल के वरिष्ठ समादृत प्रमुख सदस्य रहे हैं। भट्ट जी ने भारतेंदु युग और द्विवेदी युग को जोड़ने वाले अनेक रचनाओं के माध्यम से अपने साहित्यकार रूप का परिचय दिया। उन्होंने नाटक, उपन्यास, निबंध, आलोचना, पत्रकारिता, पुस्तक समीक्षा, पत्रिका संपादन ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य किया, अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और साहित्य को समृद्ध बनाने में उल्लेखनीय योगदान किया। साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में लेखनी चलाने के पश्चात भट्ट जी की प्रतिभा निबंध लेखन में विशेष रूप से चमकी। यूं तो भावात्मक, वर्णनात्मक, कथानक प्रधान, विचारात्मक सभी प्रकार के निबंध बालकृष्ण भट्ट ने लिखे, किंतु उनके विचारात्मक निबंध अत्यधिक महत्वपूर्ण बन गए। विचारात्मक निबंधों के कारण ही भट्ट जी के 17वीं शताब्दी के पश्चिमी निबंधकार जोसेफ एडिसन, जो कि एक प्रसिद्ध निबंधकार थे, भट्ट जी के निबंधों पर, उनकी रचना धर्मिता पर जोसेफ एडिसन का प्रभाव विशेष रूप से रहा। इसीलिए उन्हें हिंदी का एडिसन भी कहा गया। बालकृष्ण भट्ट के प्रमुख निबंधों में चंद्रोदय, एक अनोखा स्वप्न, प्रेम के बाग की सैलानी, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास, यह सब भी रहा। भट्ट जी के प्रमुख नाटकों में कलिराज की सभा, चंद्रसेन, खेल, रेल का टिकट, बाल विवाह, यह सब भी उल्लेखनीय है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने निबंध नाटक में सैद्धांतिक आलोचना की शुरुआत भी की थी। भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास के नाटक संयोगिता स्वयंवर की सच्ची समालोचना की थी। सच्ची समालोचना के नाम से एक व्यावहारिक आलोचना का नया पक्ष भट्ट जी के माध्यम से हिंदी पत्रकारिता के द्वार पर पहुंचा। हिंदी साहित्य की पहली व्यावहारिक आलोचना इसी को माना भी गया।
बालकृष्ण भट्ट ने कविता के स्थान पर गद्यात्मक लेखन को प्रधानता दी, किंतु कहीं कहीं उनके गद्यों में भी पद्यात्मकता आ गई। आप हम इस जून एक ऊन दो के ऊपर सून वाली संख्या में प्रवेश कर रहे हैं। इस तरह की शैली, इस तरह की भाषा उन्होंने प्रयोग की। भाषाई शुद्धता के सिद्धांत के वो समर्थक नहीं थे। वह लिखते हैं, बहुत से लोगों का मत है कि हम लिखने पढ़ने की भाषा से यावनिक शब्दों को बीन बीन कर अलग करते रहें। कलकत्ता और बंबई के कुछ पत्र ऐसा करने का कुछ यत्न भी कर रहे हैं, किंतु ऐसा करने से हमारी हिंदी बढ़ेगी नहीं, वरन दिन दिन संकुचित होती जाएगी। भाषा में विस्तार का सदा यह क्रम रहा है कि किसी भी भाषा के शब्दों को हम अपनी भाषा में मिलाते जाएं और उसे अपना बनाते जाएं। इस तरह हम देख सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक दौर में बालकृष्ण भट्ट ने जिस हिंदी को आत्मसात करने की वकालत की, जिस हिंदी के माध्यम से लेखन पठन पाठन पर बल दिया, वह शुद्ध और मानक हिंदी, जिसे आज हम मानक हिंदी मानते हैं, वह नहीं थी। हिंदी साहित्य में बालकृष्ण भट्ट का प्रदेय नव जागरण कालीन संक्रमण के दौर में साहित्य में गद्य की विविध विधाओं के प्रवर्तन तथा विकास में योगदान के लिए सराहनीय माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट के पश्चात प्रताप नारायण मिश्र दूसरे प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, जो भारतेंदु मंडल के स्थापित लेखक के रूप में हमारे सामने आते हैं। प्रताप नारायण मिश्र ने भी हिंदी पत्रकारिता के उस प्रारंभिक दौर में रचनात्मक भूमिका निभाई। ब्राह्मण नामक पत्र के वो संपादक थे और भारतेंदु मंडली के जिंदा दिल कवि, लेखक, संपादक और विनोदी व्यक्तित्व के रूप में वो हमारे सामने आते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र एवं बालकृष्ण भट्ट के समान पांडित्य की अपेक्षा प्रताप नारायण मिश्र का झुकाव लोक जीवन की ओर अधिक था। प्रताप नारायण मिश्र ने साहित्य सर्जना में गद्य की अपेक्षा पद्य की रचना को प्रमुखता दी। प्रताप नारायण मिश्र प्रमुख कविता संग्रह लेकर प्रताप लहरी, प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, श्रृंगार विलास ऐसे अनेक काव्य संग्रह प्रताप नारायण मिश्र अपनी रचना धर्मिता के साथ लेकर हिंदी जगत में उपस्थित होते हैं। मिश्र जी की हास्य विनोदपूर्ण रचनाएं हर गंगा, बुढ़ापा आदि इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। प्रताप नारायण मिश्र की भावुकता, उनकी जिंदादिली मुख्य रूप से भावपरक निबंधों में प्रकट होती है। अतः प्रताप नारायण मिश्र की तुलना पश्चिमी निबंधकार रिचर्ड स्टील, जो कि भाव प्रधान निबंधकार हैं, उनके आधार पर की जाती है और उन्हें हिंदी का स्टील कहकर भी याद किया जाता है। प्रताप नारायण मिश्र का भाव विनोद ब्राह्मण में लिखित उनकी प्रस्तावना में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ब्राह्मण पत्रिका भी हिंदी पत्रकारिता के प्रारंभिक दौर के पत्रों में एक उल्लेखनीय पत्रिका के रूप में हमारे सामने आती है। इसमें कुछ अवगुण भी हैं, तो सुनिए। जन्म हमारा फागुन में हुआ है और होली की पैदाइश प्रसिद्ध है। कभी कोई हंसी कर बैठे तो क्षमा कीजिएगा। प्रताप नारायण मिश्र ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के साथ अनेक नाटकों में स्वयं अभिनय भी किया है। नाटक की सार्थकता उसकी रंगमंचीयता से ही सिद्ध होती है। ये रचनाकार, पत्रकार, नाटककार, कवि, निबंधकार, न जाने और कितनी भूमिकाएं एक साथ निभाते रहे। अपेक्षानुसार
समयानुसार अभिनय भी किया ताकि नाट्य रचनाओं को जन समूह तक, हिंदी के दर्शकों तक वो पहुंचा सकें और अपने कथ्य को, अपने मंतव्य को अपने पाठकों और दर्शकों तक विधिवत पहुंचाते हुए सामाजिक संदेश का संचरण भी कर सकें। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी की अनेक कलाकृतियों का अनुवाद भी किया गया। साहित्य क्षेत्र में यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना गया। इसी प्रकार लाला श्रीनिवास दास भी भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध रचनाकार माने जाते हैं। श्रीनिवास दास जी का जन्म 1850 ईस्वी में मथुरा में तथा निधन 1887 में हुआ था। अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, संस्कृत, फारसी ऐसी अनेक भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। लाला श्रीनिवास दास को हिंदी में आधुनिक ढंग का प्रथम उपन्यासकार लिखने का गौरव प्राप्त है। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु उपन्यास एक उपदेशात्मक उपन्यास है। परीक्षा गुरु उपन्यास के माध्यम से वो आम व्यक्ति का भाग व उसके खर्च से जुड़ी लौकिक समस्या उसको चित्रित करते हैं। लाला श्रीनिवास दास ने सदादर्श नामक पत्रिका का संपादन किया। सदादर्श नामक पत्र को बाद में भारतेंदु के कवि वचन सुधा पत्र में मिला दिया गया। इसका मतलब कि लाला श्रीनिवास दास भी एक पत्रिका के संपादक रहे जिसे सदादर्श नाम से जाना गया। आगे चलकर यह पत्र भारतेंदु के कवि वचन सुधा में मिला दिया गया, उसका एक हिस्सा बनाया गया। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन यह अगले रचनाकार हैं जो भारतेंदु मंडल के सशक्त हस्ताक्षर के रूप में हमारे सामने आते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म 1855 में उत्तर प्रदेश में हुआ था। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन ने आनंद कादम्बिनी तथा नागरी नीरद नामक पत्रों का संपादन किया। उनके माध्यम से समालोचना का आरंभ भी हुआ। चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन ने लोक गीतों को भी रचना की शैली में जोड़ा और कजली छंद में उसे प्रस्तुत किया। पूजा करत देरलो बनत वैष्णव भारी, पड़ी रामायण रोवत हैं पे अति व्यभिचारी। इस तरह की भाषा, इस तरह की शैली, इसके माध्यम से रचनाकार, इस युग के कवि अपनी प्रतिभा का, अपनी काव्य मर्मज्ञता का, अपने सामाजिक बोध का परिचय हमें देते चलते हैं। राधाचरण गोस्वामी भारतेंदु मंडल के उस नक्षत्र और आकाश के प्रसिद्ध रचनाकार हैं जिनका जन्म वृंदावन में हुआ था। राधाचरण गोस्वामी द्वारा रचित 36 ग्रंथों का उल्लेख हमें मिलता है। लिखित ग्रंथों में भ्रमर गीत, विधवा विलाप, लावनी आदि प्रमुख हैं। राधाचरण गोस्वामी ने देशभक्ति और राष्ट्रहित के संदर्भ में अनेक रचनाएं प्रस्तुत की। मैं हाय हाय दे ध्याय पुकारो कोई, भारत की डूबी नाव उबारो कोई। इसी तरह राधा कृष्ण दास प्रसिद्ध रचनाकार के रूप में भारतेंदु मंडल के एक सदस्य बनकर हमारे सामने आते हैं। राधा कृष्ण दास का जन्म 1865 ईस्वी में हुआ और उनका निधन 1907 ईस्वी में हुआ था। राधा कृष्ण दास मात्र 15 वर्ष की अल्प आयु में ही साहित्य सृजन करने लगे थे। राधा कृष्ण दास की 12 रचनाएं हमें उपलब्ध होती हैं, जिनमें लिखित रचनाओं के रूप में विनय मैकडोनेल, पुष्पांजलि, भारत 12 मासा आदि का नाम उल्लेखनीय है। राधा कृष्ण दास की आस्थापूर्ण रूप से राष्ट्रहित को समर्पित अनेक रचनाएं हमें उपलब्ध हैं। कविता में भी वो राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए काव्य सृजन करते हैं। प्रभु हो
पुनि भूतल अवतरिये, अपने या प्यारे भारत को पुनि दुख दरिद्र हरिये। प्रभु से याचना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कवि राधा कृष्ण दास कि अगर आप प्रभु हो तो अपने प्रभुत्व का प्रदर्शन कीजिए, इस पृथ्वी पर पुनः अवतार लेकर आइए और इस प्यारे भारत के समस्त दुख दारिद्र्य इसको दूर कीजिए, यहाँ के निवासियों के कष्टों को दूर कीजिए और उन्हें आनंदमय बनाइए। इस तरह हम देख सकते हैं कि भारतेंदु युगीन पत्र पत्रिकाओं की शुरुआत भारतेंदु मंडल के सभी कवियों, सभी लेखकों के माध्यम से हुई है। सबने अपने संपादकत्व में पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हिंदी की विधाओं के विकास पर बल दिया, हिंदी में वैश्विक चिंताओं और समस्याओं को उद्घाटित किया, बहुत सी भारत की समकालीन चुनौतियों पर भी आलोक विकीर्ण किया। पत्र पत्रिकाएं वस्तुतः वह साधन होती हैं जिनके माध्यम से साहित्य के प्रचार प्रसार में तीव्र गति का विकास होता दिखाई देता है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को देखें और उसके बाद यदि स्पष्ट रूप से हम विचार करें तो साहित्य के विकास में हिंदी पत्रकारिता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान किया है। बहुत से समाचार पत्र, बहुत सी पत्रिकाएं उस युग में बड़े बड़े कवियों, लेखकों, चिंतकों, विचारकों के माध्यम से उनके संपादकत्व में प्रकाश में आ रही थी। हिंदी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का आगमन जब हुआ तो उससे पहले पत्र पत्रिकाओं के विकास का पहला चरण लगभग पूरा हो गया था, लेकिन वह कोई बहुत सशक्त चरण नहीं था। उन दिनों जन चेतना के जागरण का प्रमुख केंद्र कलकत्ता बन गया था। हिंदी पत्रकारिता का आरंभिक केंद्र बिंदु भी कलकत्ता ही था। हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंत मार्तंड, यह 30 मई 1826 ईस्वी को कलकत्ता निवासी पंडित जुगल किशोर के संपादकत्व में कलकत्ता से प्रकाशित हुई थी। इस तरह उदंत मार्तंड के प्रकाशन दिवस को आधार मानकर हम प्रतिवर्ष 30 मई को राष्ट्रीय हिंदी पत्रकारिता दिवस का आयोजन करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र ने यह लिखा भी है कि साहित्य इतिहास के अनुसार हिंदी पत्रकारिता के विकास चरणों को 4 खंडों में रेखांकित या विभाजित किया जा सकता है। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा छायावाद युग और चौथा छायावादोत्तर युग। इस तरह मित्रों हम देख सकते हैं कि हिंदी पत्रकारिता का जो आरंभिक दौर है, उसका जो उद्भव काल है, उसमें हिंदी के प्रतिष्ठित रचनाकारों, साहित्यकारों, कवियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसी का परिणाम है कि आगे चलकर पत्रकारिता के माध्यम से हिंदी के विकास को गति देने का काम भारतेंदु युग से होते हुए द्विवेदी युग, फिर छायावादी युग, फिर छायावादोत्तर युग में लगातार बढ़ता चला गया। इस विषय को यहाँ विराम देते हुए पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।